होती है। आजा, दिस वाज न्यूटन का फर्स्ट लॉ के एक ऑब्जेक्ट जो है इट रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल अनलेस अटेन्ड अपॉन बाय रिजल्टेंट फोर्स। कौन स्पीड के साथ वो चलता रहेगा। अच्छा, अब न्यूटन का सेकंड लॉ, अब न्यूटन का सेकंड लॉ इज द मेन स्टोरी, इट्स द मेन शो ऑफ दिस टॉपिक जो व्हाट आई बिलीव इसके इसका अंदर एक फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, F इक्वल्स टू m इंटू ए। दिस इज अ रियल शो। अभी क्या, अब देखो इसमें रिजल्टेंट फोर्स है, देखो अब आपको मैंने बताया रिजल्टेंट फोर्स किस तरह निकलती है, टोटल माइनस डिस्टेंस। याद है जो मैंने पहले टॉपिक में आपको पढ़ाई थी बात, याद है किसी को? जी जी। ये रिजल्टेंट फोर्स निकालने का होता है, तो अब इन दोनों को मिक्स जॉइन भी कर सकते हो, इसमें कोई मसले की बात नहीं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है मास इन किलोग्राम्स और एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किलोग्राम में होती है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। अब इसका फॉर्मूला कुछ तरीके से होता है, अभी देखो इधर हम लोगों ने निकाल दी ना, ओके। अभी न्यूटन का थर्ड लॉ चेक करो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट, अच्छा ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, ओके। और इसकी देखो ये पहली वेरिएशन है, और फिर अगर आप इसमें ये वाली चीज डाल दो तो इसकी दूसरी वेरिएशन बन जाती है, ओके। अच्छा अभी इसके क्वेश्चंस नहीं ऑफ कोर्स के, इसे फॉर्मूला पढ़ा हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो रिलेटिवली मुश्किल होते हैं सवाल। अभी देखो न्यूटन का थर्ड लॉ देखो, अगर जुनेद भाई और हमाद भाई, जरा सोचो आप लोग क्लास फेलोज होते हैं, अगर जुनेद भाई आप हमाद भाई को धक्का देते तो क्या हमाद भाई आपको धक्का नहीं देंगे? देंगे। देंगे। अनटिल अनलेस को वो बहुत ही कोई वो नेक बंदे हैं वो आपको धक्का देंगे। अब आपने इन्हें राइट साइड पे धक्का दिया, मुझे बताओ ये जुनेद भाई या ये हमाद भाई, मुझे बताओ हमाद भाई को किस डायरेक्शन में धक्का देंगे? और भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में। और क्या हमाद भी अगर इंसान के बच्चे हुए दिल वाले हुए तो क्या आपको उतनी ही ताकत से धक्का देंगे, ज्यादा ताकत से धक्का देंगे? कम ताकत से देंगे। क्या हुआ? कम ताकत से देंगे, और अच्छे नहीं बंदे। भाई, नहीं, इतना भी नहीं रहने दिल कह रहा, सेम ताकत से धक्का मारेंगे। तो उसी तरह when an object A exerts a force on object B, सही है ना, the object B exerts a equal but opposite force on object A। ये सारी बात की समरी जो मैंने आपको धक्के वाली बात से समझाई। अब देखो अभी इसमें कोई मसले वाली बात न्यूटन के थर्ड लॉ में? तो नहीं सर। यार मेरे ख्याल से मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरी एग्जांपल थोड़ी सी वो रफ नहीं होगी, थोड़ी सी धक्का मारना मुक्का मारने से है थोड़ी सी। वहां पे मसले वाली बात है, कोई ऑफेंड तो नहीं हो रहा मेरी बात से? नहीं नहीं, उस तरह नहीं, मतलब वैसे कह रहा हूँ, रफ है। ऑफेंड नहीं कोई हो रहा। ओके। एक और ऐसे दूसरी चीज के साथ। वो ना मैं वैसे ही तो इसी ना मेरी मैं तो वैसे वही वैसे रफ ना, तो मैं किस सेंस में मैं तो ना गुस्से वाला बंदा हूं, तो मेरी एग्जांपल ही यही आती है, मुक्का धक्का ये सब कुछ। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। अच्छा अभी देखो, रफ से मेरा मतलब ये था कि प्रैक्टिकल ज्यादा है, मतलब ओ इस सेंस में मैंने रफ का है, उस सेंस में नहीं कहा। समझ में आ रही है ना बस। जी जी। चलो देन कोई नहीं, फिर रफ रफ का कोई मसला नहीं। अभी देखो, अब हमारे पास एक आती है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब देखो अब आपने हो सकता है कभी बात ना पढ़ी इसका, मैंने जिंदगी में वैसे एक बार एमसीक्यू देखा था, वो भी नहीं देखा था, मगर इट्स अ अंडरस्टैंडिंग जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ। आपको बुक में मिले या आपके टीचर बोले सिलेबस में है या नहीं है, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोगों को ये बात लॉजिक समझ में आए, क्योंकि ये बातें बहुत तंग करते हैं एंड इट इज नॉट अ हार्ड चीज। अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो इट इज जस्ट लाइक कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब आपके पास एक चीज होती है विच इज नोन एज एक्शन रिएक्शन पेयर्स। मैंने क्या कहा, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अब वो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं? इट इज अ सिचुएशन वेयर आपका न्यूटन का थर्ड लॉ इज वैलिड। किस तरह वैलिड होता है? अब न्यूटन के थर्ड लॉ की आप ये जरा बात समझ लो, इसकी तीन आपकी कंडीशंस होती हैं। जुनैद भाई पढ़ो तीन कंडीशंस लिखी हुई है सामने। व्हेन ऑब्जेक्ट ए। और नहीं, ये नीचे वाली जो मैंने 1 2 3 करके की हुई है, ये इसकी वो है कंडीशंस। न्यूटन थर्ड लॉ डिस्क्राइब्स पेयर्स ऑफ हाँ, फोर्सेस। अब पहला पॉइंट, ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस है इसका मतलब ये कि अगर मैंने धक्का लगाया तो आप भी मुझे धक्का लगाओगे, पेयर में काम करती है। ये नहीं होता कि अगर मैंने आपको एक धक्का लगा तो मुझे दो धक्के लगा दो, वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। आगे, ऑफ सेम अब टाइप। सेम टाइप, अब मैंने अगर इन्हें धक्का दिया तो वो भी मुझे धक्का ही देंगे, मुझे गोली नहीं मार देंगे। सही है, मुझे मैं उसे धक्का दिया तो वो भी मुझे धक्का ही देगा। अगर मैं लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगना शुरू हो जाएगी।
मैं अगर किसी को फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगना शुरू हो जाएगी, वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। बात समझे मेरी? इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी सी है कि अगर मैंने आपको धक्का दिया तब धक्का ही दो, मुझे गोली ना मार दो या मेरे सर पर डंडा ना मार दो, वो सेम फोर्स नहीं होगी फिर। बात समझे मेरी? जी जी ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब है अगर मैंने हमाद भाई को धक्का दिया तो हमाद भाई ही मुझे धक्का देंगे, उसका दोस्त नहीं देना शुरू हो जाएगा मुझे। तो इसका मतलब कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होगी। बात समझे मेरी? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होगी। इसने धक्का दिया, जिसको धक्का दिया वही मुझे धक्का वापस देगा। अब इसकी बड़ी बहुत प्यारी सी एग्जांपल है। मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एक किताब पड़ी हुई है तो क्या ये इस टेबल पे एक फोर्स लगा रही है? मुझे बताओ। लगा रही है। ये इसके जी लगा वेट रही है। की ये इसके वेट की वजह से है। क्या ये इसके ऊपर एक टेबल एक फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अगर नहीं किसी को याद हो? यस मुझे जी बताओ क्या ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है? जी नहीं सेम। नहीं, एक ही ऑब्जेक्टिव पे लग रही है। हाँ, दोनों पे लग रही ना, टेबल पे भी तो लग रही है। ओके टेबल पे लग रही है। सेम टाइप ऑफ फोर्सेस हैं और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रही हैं। एन आर फोर्स कौन सी होती है मैम? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको तो दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, देखो, मैं भूल गया नॉर्मल हूँ इसको। रिएक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होते हो ना। जैसे आप अपने, ये लेट्स ये देखो, ये कौन खड़ा है, मुझे गैस कर सकते हैं कौन खड़ा है? आज भाई क्या, क्या? मैं पता नहीं। जुनेद भाई। ओके। अब जुनेद भाई खड़े हैं, मुझे बताओ ये अपने घर के फ्लोर में से नीचे जमीन में क्यों नहीं जा रहा? ये नीचे दफन क्यों नहीं हो रहा भाई साहब, बताओ। ये खड़ा क्यों है जमीन पे, मुझे बताओ, तुम उस फ्लोर पे क्यों खड़े हो? क्योंकि तुम्हारा तो एक वेट, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक वेट नहीं जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। जी तो तुम जो नीचे की तरफ क्यों होना चाहिए, जमीन में नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। लेकिन पुलिंग फोर्स इतनी नहीं है कि नहीं मुझे नहीं 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 ले ले। नहीं नहीं नहीं, फोर्स तो है। मसला ये है कि आप जब एक जमीन पे खड़े हो ना, तो आपका फोर्स भी, आपका जो फ्लोर है वो भी आप पे फोर्स एक्ट लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर आपने वेट लगाई तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रही तो आप जमीन में जाओगे। फोर्स कम है या नहीं है? मुझे बताओ, जीरो बड़ी है या 1 न्यूटन बड़ी है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बड़ी है। तो अगर एक डायरेक्शन में 0 न्यूटन लग रही है, एक डायरेक्शन में 1 न्यूटन लग रही है, तो किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा? 1 न्यूटन की। 1 न्यूटन। है तो कम फोर्स, मगर वो मूव जरूर करेगा। तो अगर आप पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ना होती तो मेरा भाई अब अर्थ के कोर में होते अभी, और आप अभी ओवन में पक रहे होते। ओके। अच्छा भाई, मेरी ना किसी बात को दिल में ना लेने देना, मेरे को ये हार्श तरीके से, मैं ना तो सब बोलते इसी तरीके से, सही है? तो नहीं माइंड नहीं नहीं, कर। कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये सारी बात नॉर्मल रिएक्शन वाली, अच्छा ये ना बड़ी एक्स्ट्रा सी बात है, इसमें कोई सवाल ऐसा जाता नहीं है, मगर इट्स अ बिट ऑफ एन एक्स्ट्रा चीज। अगर आई बिलीव कि इट्स अ इंटरेस्टिंग सी चीज कि तुम फ्लोर पे क्यों खड़े हो, मुझे बताओ। तुम जमीन में क्यों नहीं जा रहे? थिंक अबाउट इट, क्योंकि क्योंकि आप मेरी पे एक भी अपनी एक भी फोर्स फोर्स लग है। रही है। तो अगर आप देखो ना, हर जगह एवरीथिंग इज फिजिक्स। आपका लाइट का बल्ब चल रहा है इज फिजिक्स। आपका कैपेसिटेंस, आपका लैपटॉप का चल रहा है कैपेसिटर, दैट इज फिजिक्स। आपने बिजली चलाई हुई है, दैट इज फिजिक्स। मतलब फिजिक्स इज अ वेरी ब्रॉड चीज। हर चीज में फिजिक्स लग रही होती है, सही है? सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं हर बार भी सीक्रेट डिस्कस करता हूँ कि यू शुड नो। अभी देखो, अब इसके एग्जांपल से समझो। हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है, एक रॉकेट हवा को पुश करता है। देखो, एक रॉकेट जो है वो क्या करता है, रॉकेट पीछे की तरफ हवा को पुश करता है, सही है? क्या करता है? अब वो गैस के पार्टिकल्स को वो पीछे की तरफ पुश करता है। तो मुझे वो बता एयर गैस, रेजिस्टेंस को उड़ा देता और नहीं 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 नहीं, वो अपने से फिजिक्स नहीं करनी मेरे भाई। सुनो, देखो हमारे पास गैस पार्टिकल्स होते हैं ना, वो भी तो भाई पार्टिकल्स ही होते हैं, गैस के पार्टिकल्स। सोल, सही है ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं इन पे फोर्स लगाऊंगा तो ये मेरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे वापस? मुझे बताओ, अगर मैंने इन पे फोर्स लगाई तो क्या ये मेरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना? तो जब एक रॉकेट मूव हो रहा होता है तो उसमें पार्टिकल्स पे फोर्स लगती है, प्रोपेल करते हैं पार्टिकल्स को पीछे। पार्टिकल्स फिर उसको एक आगे से फोर्स लगाते हैं। मुझे बताओ, इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम काइंड ऑफ फोर्स है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रही, तो ये क्या एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा? होगा ना एक्शन रिएक्शन पेयर?
जी भाई। ओ हेलो, क्या हो गया दोनों को? जी जी। इसकी समझ में आई? एक रॉकेट किस तरह एक्शन रिएक्शन पेयर भी होते हैं रॉकेट जब चल जी रहा होता है। नहीं नहीं समझ गया। नहीं समझ में आई जुनेद भाई? नहीं। अच्छा ये देखो, देखो जब एक रॉकेट मूव करता है ना तो वो पार्टिकल्स को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। तो मुझे बताओ, न्यूटन के लॉ के मुताबिक क्या पार्टिकल्स पे उस रॉकेट को धक्का नहीं देंगे? देंगे। देंगे। तो हमारा रॉकेट आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। कर रहा। क्या ये सेम टाइप ऑफ फोर्सेस हैं? नो। देखो आपने डिफरेंट। धक्का दिया, उसने आपको धक्का दिया, सेम टाइप ऑफ फोर्स नहीं है? सेम है। सेम है। दो अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ऑब्जेक्ट्स। पार्टिकल लेफ्ट साइड पे और रॉकेट राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। जी। क्या ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं, पेयर में चल रही फोर्सेस, जी अलग डायरेक्शन में हैं, जी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रही हैं? जी। तो डोंट यू थिंक इधर न्यूटन का थर्ड लॉ इज वैलिड? ओके। समझ में आई? जी जी। तो दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका बड़ा प्यारा सा सवाल है स्विमिंग स्विमर पे। मुझे बताओ, एक स्विमर जो है अपना अलग लग रहे, अपना एक स्विमर जो है, स्विमर जो है, इट कम्स एंड ये इधर इधर जाते हैं और पे इधर से लेफ्ट साइड पे आते हैं, दीवार पे फोर्स लगाते हैं, राइट साइड पे मूव करते हैं। मुझे बताओ कि ये एक्सेलरेट क्यों करते हैं भाई? क्योंकि जब ये इधर एक एक्सेलरेट क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये लेफ्ट साइड पे आता है तो ये इस दीवार पे एक फोर्स लगाता है। तो दीवार क्या करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे इक्वल फोर्स उस पे लगाती है, नहीं लगाती? लगाती है ना? लगाती है। लगाती है। हमारे पास किसी को ये F इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला याद है? जी याद तो अगर इस पे फोर्स लगेगी तो क्या एक्सेलरेशन भी तो बढ़ेगी ना? मतलब कि अगर वो एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा तो अगर उसके पास रिजल्टेंट फोर्स होगी तो उसकी एक्सेलरेशन भी तो होगी ना? है। जी होगी। तो क्योंकि वो एक एक्सेलर उस पे फोर्स थी, रिजल्टेंट फोर्स थी, तो वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा जो स्विमर है वो राइट साइड पे मूव करना शुरू हो जाता है। बात समझे? जी। इसमें कोई मसले वाली बात है? ये सवाल है 3 नंबर का, ये मैंने आपको बताया ना। अपना swimmer exerts a force on wall and the wall exerts a force opposite but equal force on the swimmer। पता है इस चीज को लिखते हैं कितने नंबर हैं? 3 नंबर। 2 नंबर है, या 3 भी नहीं। फिर आपने एक्सेलरेशन वाली बात की तो तीसरा नंबर आपको मिलेगा। ओके। अब हम लोग फ्रिक्शन पे बात करते हैं। हमारा फोर्सेस का टॉपिक इज कंप्लीटेड। ओके। अब हम लोग फोर्सेस के सब टॉपिक पे आ गए। मुझे बताओ, इसमें कोई मसले वाली बात? ये तो न्यूटन की लॉज ही है, बस उन्हीं को रटे लगाने हैं। यार समझ में तो आया ना, एटलीस्ट कुछ इजी हुआ जी जी कुछ समझ काम। आई आई आई। हमारे भाई आप भी कोई जवाब दे दो यार। कराइए। ओके। ओके डन हो गया। अब ये हमारे पास फ्रिक्शन आ जाती है। अब देखो तुम लोग भी डर रहे हो कि सर ने इतना लंबा क्या लिख दिया ना। जी। कोई डर रहा है सर वैसे इस चीज से? डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कुछ। ओके। नहीं सर। ओके चलो, ये अच्छी बात है। अ फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट मे इम्पीड मोशन एंड प्रोड्यूस हीटिंग। इसका मतलब ये बड़ी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। जुनेद भाई आपने कभी मरी गए हो या नहीं। नहीं गए? स्वाद गया हूँ। चल चलो यार, गुड हो गया। सवाल ये, आपने कभी नोटिस किया उधर गाड़ियों के टायरों में से बर्निंग की स्मेल क्यों आ रही होती है? जी आ रही थी। आ रही होती है, ये क्यों आ रही होती है? वो इसलिए आ रही होती है क्योंकि उधर ना फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है। आप एक स्लोप पे मूव कर रहे हो तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी सही तरह मूव नहीं कर पा रही होती ना। और जब रबर बर्न होता है तो उसकी क्या स्मेल आती है? गंदी सी रबर की कार्बन स्मेल आती जैसी है। जलने की स्मेल आती है ना। जी जी। तो वो ये सारे लॉजिक होते हैं। अब हमारे पास एक लॉजिक एक और टॉपिक आ रहा है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब अच्छा बड़ी मजे की बात है, आई डोंट लाइक अपना, मुझे पैराशूटिंग वाला काम इतना अच्छा नहीं लगता। हो सकता है हमाद भाई को अच्छा लगता है, हमाद भाई की एग्जांपल लेते हैं। ओके। ओके। अच्छा इस मौके पे हमाद भाई जो है ना हमारे, ये बगैर पैराशूट के आए हैं। ओके। हमाद भाई ओके।
कोई मसले की बात इसमें? ओके हमाद भाई बगैर पैराशूट के आए हैं बिकॉज ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट। ओके, पैराशूट नहीं है भाई साहब के पास। अच्छा, अभी देखो अब होता क्या, देखो जब हमाद भाई ने पैराशूट के बगैर जंप किया तो क्या होता है, आपको किसी को, किसी अल्लाह के बंदे ने अगर पढ़ी हो बात, किसी को एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल याद है? जी सर। जी तो जब हम लोग पहले जंप करते हैं ना तो हमारी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अब क्या होता है कि जब हम लोग नीचे नीचे जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि हमारी एक्सेलरेशन कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना, हमारे पे एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हम लोग ऑफ कोर्स नीचे के डायरेक्शन में कम स्पीड से मूव होना शुरू हो जाएंगे ना। जी सही है। अब होता ये है कि जब ऐसे वो बंदा मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है मगर उसकी एक्सेलरेशन कम होती जाती है। अब होता ये है कि एक ऐसा वक्त आता है कि जब हमारा जो वेट होता है वो हमारे किसके बराबर हो जाता है, हमारी एयर रेजिस्टेंस के। अगर मैं आप लोगों से बात पूछूं कि हमारे पास याद है फॉर्मूला था एफ डब्ल्यू माइनस एफ टी या एफ माइनस छोटा एफ, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा था, इक्वल्स टू एम ए, याद है किसी को? जी जी अगर मैं कहूँ कि मेरी बड़ी जो फोर्स थी वो बराबर होगी छोटी फोर्स के, तो मुझे बताओ एम ए तो जीरो आ गया। अब मेरे पास मेरा मैथ कभी जीरो हो सकता है? नहीं नहीं। इसका मतलब कि मेरी कौन सी चीज जीरो हुई होगी जो मेरा आंसर जीरो हो गया? मेरी क्या जीरो हुई होगी फिर? इसका मतलब है फोर्स मेरी नहीं, मेरी फोर्स तो जीरो हुई, मेरी एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर मेरा लेट्स सपोज 10 किलो मैथ था तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि जीरो आ जाए? जीरो से जीरो से। इसका मतलब मेरी एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो इस जब मेरी स्पीड बढ़ने से मेरी एयर रेजिस्टेंस बढ़ती रही और मैं एक ऐसा टाइम आया जब मेरा वेट मेरी उसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, तो क्या हुआ, मैं जो हूँ, मेरी एक्सेलरेशन जीरो होगी। और जब मेरी एक्सेलरेशन जीरो होगी तो क्योंकि मैं पहले से मूव कर रहा था तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरना शुरू हो जाऊंगा। तो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ में आई दोनों को? जी नहीं 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 समझ समझ में? नहीं समझ, ओके कोई मसला नहीं। हम आज भी थोड़ी बहुत समझ में आई। नहीं सर। ओके, मैं एक बारी फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को। देखो, अब मैंने एक प्लेन से जंप किया, मुझे बताओ मेरी स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल के बराबर ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के। जी तो अब होता ही है कि जैसे जैसे मैं मूव करता हूँ, मुझे बताओ जब आप साइकिल चलाते हो तो जितनी कम स्पीड पे साइकिल चलाते हो तो आपके मुंह पे उतनी कम हवा पड़ती है ना। जी तो जितनी ज़्यादा स्पीड से साइकिल चलाता हूँ उतनी ज़्यादा मेरे मुंह पे हवा पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि जी जब मैं गिरता जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन है तो मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी ना। जी तो जब मेरी स्पीड बढ़ेगी तो मेरी बताओ एयर रेजिस्टेंस को क्या होगा, बढ़ेगी कम होगी? एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अब ऐसा मौका आता है कि जब ना मेरी ये वेट जो होते हैं ना वो एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। ओके, वेट किसके बराबर हो जाते हैं? एयर रेजिस्टेंस एयर के। रेजिस्टेंस का अब याद है मेरे पास फॉर्मूला था कि मेरी जो ड्राइविंग फोर्स है माइनस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एम ए। याद है किसी को फॉर्मूला? जी जी अगर मैं बोलूँ कि मेरा वेट 1000 न्यूटन था, अब वो क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, वो तो यार इसके फोर्स के बराबर हो गया। तो मेरे पास आंसर आ जाता है जीरो इक्वल्स टू एम ए। अब मैं इसे मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा रहा हूँ। मुझे बताओ कि मेरा कभी मैथ जीरो हो सकता है? नहीं मैथ कैन नेवर बी जीरो। तो इसका मतलब ये कि मेरी कौन सी चीज जीरो हुई होगी जो मेरा आंसर जीरो हो गया? कौन सी मेरी चीज इस फॉर्मूला के मुताबिक जीरो हुई है जिसकी वजह से मेरा, फोर्स नहीं नहीं, फोर्स तो जीरो हुई, इस साइड पे राइट साइड पे कौन सी चीज जीरो हुई है मेरी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेरी जीरो हुई ना। तो क्योंकि फिर अगर मेरा मैथ्स 10 था तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा आंसर जीरो आ जाए? जीरो से जीरो से। तो मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी फिर? जीरो जीरो। तो इस सारी बात का क्या खुलासा निकला कि मैं स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल से लैंड कर रहा था। अब मेरी क्या हुई, वेलोसिटी बढ़ती गई, तो उससे मेरी एयर रेजिस्टेंस बढ़ती रही। तो क्या हुआ, जब एयर रेजिस्टेंस मेरी वेट के बराबर होगी तो मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी, क्या होगी एक्सेलरेशन?
यार 0 0। तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या 0 होगी? नहीं 0 नहीं, वेलोसिटी क्या होगी? सोचो, अब मेरी स्पीड में इंक्रीज बंद हो गया है, तो मेरी वेलोसिटी क्या वो सेम नहीं रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ओके तो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को इस मौके पे क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें कोई मसला है तो बताओ अब समझ में आ गई दोनों को? जी जी सर। ओके। और यार नहीं समझ में आई तो बता दो, मैं फिर से बता दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं बताने में। आगे ओके चलो, गुड जॉब हो गया फिर। चलो, अच्छा ये होता है आपके पास टर्मिनल। अब इसमें सवाल रिपीटेड आता है, बोल देगा टर्मिनल वेलोसिटी कैसे हुई, ये कांस्टेंट स्पीड पे कैसे पहुंचे। उसका यही लॉजिक है, यही जो था आपकी, आप पहले एक्सलेशन ऑफ फ्री फोर्स से मूव कर रहे थे, सिचुएशन टू सिचुएशन, मगर जनरल आइडिया बता रहा हूँ। एक्सलेशन ऑफ फ्री फोर्स से मूव कर रहे थे, आपकी स्पीड बढ़ती गई, आपकी एक्सलेशन वेट के बराबर होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, और हमारी स्पीड जो थी कांस्टेंट होने की वजह से दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ये आगे 3-4 पॉइंट्स होते हैं, इवन क्या कोई एग्जामिनर होता है ना, इन सारे पॉइंट्स को ना भी लो तो पूरे नंबर दे देता है। तो मैंने तो आपको फिर भी सारे नंबर बता दिया कि अगर आप लेट्स सपोज 5 पॉइंट्स पढ़ के जा रहे हो, 4 पॉइंट्स पढ़ के जा रहे हो, तो 2 या 3 नंबर के मार्क में आप पूरे नंबर ही लेके आओ। सही है? ये याद है किसी को मैंने ये बात की थी किसी को, अपना ये क्वेश्चन था अपना स्विमर वाला, अभी कही थी मैंने जी, किसी को याद है स्विमर वाली बात अभी मैंने की थी? अभी जी तो नहीं सर, की आपने थी। डिस्कस किया था अभी कि डिस्कस अभी किया। इससे। हाँ, अभी देखो, अभी सवाल को असेस करते हैं। अब एक वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? अ क्वांटिटी विच इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक नंबर की डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके जानी सारी। अब ये क्वेश्चन देखो, अ स्विमर रीचेस द एंड ऑफ अ स्विमिंग पूल एंड टर्न्स अराउंड अंडर द वाटर। अब ये टर्न अराउंड हो रहा है जैसे मैंने बताया। अब द स्विमर पुशेस अगेंस्ट द एंड वॉल ऑफ अ पूल with his legs। अच्छा, explain terms of न्यूटन्स का थर्ड लॉ, why स्विमर accelerates from the end wall। क्यों? क्योंकि स्विमर ने एक फोर्स लगाई वॉल पे, वॉल ने एक इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स लगाई अपनी स्विमर पे, उससे क्या हुआ, एक रिजल्टेंट फोर्स थी इस पे स्विमर पे, और क्योंकि हमारे पास F इक्वल्स टू ma का फॉर्मूला होता है, तो अगर रिजल्टेंट फोर्स होगी तो वो एक्सेलरेट करेगा। ये लॉजिक था। फिर वही वाली बात आ गई, ही स्पीड इंक्रीजेस एंड इवेंचुअली रीचेस अ कांस्टेंट स्पीड। क्या कोई गेस कर सकते हैं कौन सा वाला फॉर्म, कौन सी वाली चीज आ गई फिर से? अभी हमने अभी डिस्कस की है, किसी को याद है? टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी हमारी फ्लूइड्स में होती है ना, मैंने कहा था सिचुएशनल वेरी वेरी कर सकते हैं। अब वही वाली बात आ गई, अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट गिर नहीं रहा, हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब हम सीधी सी बात करेंगे, एज ए स्विमर की स्पीड बढ़ती है, तो उस पर रेजिस्टिव फोर्स या उस पर ड्रैग फोर्स या उस पर रेजिस्टेंस जो होती है उसकी बढ़ती जाती है। अब क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है कि जो हमारी फॉरवर्ड फोर्स होती है वो हमारी बैकवर्ड फोर्स के बराबर हो जाती है, तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाती है फिर? 0। तो उससे एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? 0। और हमारी कांस्टेंट स्पीड जो है वो रीच हो जाती है। क्योंकि अभी तक इसने हमने टर्मिनल वेलोसिटी का नहीं कहा, हमें टर्मिनल वेलोसिटी कहने की जरूरत नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट वही है। ओके, ओके समझ में आ गई दोनों को? मुझे तो क्लियर नहीं समझ आई, लेकिन थोड़ी थोड़ी आई है। अच्छा नहीं, अच्छा हमारा भी आपको समझ में आई? सर सेम थोड़ी थोड़ी आई है। अच्छा, ऊपर वाली की समझ में आई है? जी वो तो समझ आ जी गई सर। और कि उसने दीवार को पुश किया, जिसकी वजह से उसको किसी फोर्स मिली और उसके बाद हाँ सारा कुछ आगे जो कुछ हुआ उसके हाँ, बाद। एफ इक्वल्स टू एम ए वाला फॉर्मूला इन जगहों पे लगेगा। अब अब हमारे पास इधर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में उसने टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट देखो, हमारा जो स्विमर मूव करता जाएगा तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ती जाएगी? बढ़ती जाएगी स्पीड। पानी में जब स्पीड बढ़ती जाएगी तो हमारी रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती जाएगी? रेजिस्टेंस हम लोग किस चीज को कहते हैं? ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। पानी में है ना, रेजिस्टिव फोर्स, जी जी बैकवर्ड बढ़ेगी। फोर्स। तो ठीक। हमारे पास एक फॉरवर्ड फोर्स है और एक बैकवर्ड फोर्स। मुझे बताओ, हमारी फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स के बराबर होती है, तो हमारी कौन सी चीज 0 हो जाती है? एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स। सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स। हेलो। यार
सर आपकी आवाज नहीं आ रही